आज हम लोग कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे आर्गेंड प्लेन और उसमें हम लोग कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो आर्गेंड प्लेन क्या है देखते हैं इसको पहले। आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड प्लेन तो ये होता है तुमको आर्गेंड प्लेन क्या होता है, जिसमें कि कम्प्लेक्स नंबर को जिस जगह पे हम लोग जो रिप्रेजेंट करेंगे उस प्लेन को हम लोग कहते हैं आर्गेंड प्लेन। द प्लेन इन विच complex number is represented, complex number is represented, complex number is represented is called आर्गेंड प्लेन, इज कॉल्ड आर्गेंड प्लेन। ये आर्गेंड प्लेन कहलाएगा। इसमें क्या होता है, तुमको कम्प्लेक्स नंबर को क्या करेंगे, एक तुमको जैसे कि एक्स एक्सिस लेते हो, वाई एक्सिस है, तो इसको एक प्लेन जैसे बनाया, इसको क्या ले लेगा, एक प्लेन है तुमको, जहां पर क्या होगा, ये तुम्हारा होगा रियल एक्सिस, ये तुमको रियल एक्सिस हुआ, एक्स एक्सिस जिसको कहते हो, ये रियल एक्सिस हो गया तुम्हारा, इसमें रियल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस जिसको कहते हो। और ये जो तुम्हारा हो गया, ये हो गया इमेजनरी एक्सिस, ये वाई एक्सिस क्या होगा तुम्हारा, ये वाई एक्सिस भी कहते हो, या इसको कहेंगे हम लोग इमेजिनरी एक्सिस हो गया ये। और ये ओरिजिन आ गया यहाँ पर तुमको, और ये चार पार्ट में बट गया। अब अगर रियल पार्ट जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, इसको जैसे कि चार पार्ट में जैसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट के रूप में जैसे तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करता था, लगभग वही बात हम कह रहे हैं यहाँ पर भी। लेकिन अंतर क्या है, जैसे कि तुमको रिप्रेजेंट करना है कोई कम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो अगर ये फर्स्ट पॉइंट, अगर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो रियल पॉजिटिव होगा तो इधर आया, y पॉजिटिव है तो आप इधर चले गए, तो ये तुमको इस क्वाड्रेंट में यहाँ पर क्या होगा, दिखेगा ये। लेकिन अगर तुमको x निगेटिव है, तो x निगेटिव है तो पहले आप यहाँ जाइएगा, और y पॉजिटिव होगा, इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, यहाँ रियल पार्ट निगेटिव और इमेजनरी पार्ट पॉजिटिव है, तो आप इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाइएगा, यहाँ पर दिखेगा ये। तो कम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो एक पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। कम्प्लेक्स नंबर जैसे कि तुमको x का z मतलब एक जनरल रूप में अगर कहें, इसका वैल्यू मानकर रियल पार्ट x है और इमेजनरी पार्ट y है, दोनों पॉजिटिव है, अगर यहाँ पर हम लोग दिखा दें तो ये कहाँ पाएगा, ये यहाँ पर आ गया कम्प्लेक्स नंबर। इसको एक ये पॉइंट इस कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका वैल्यू है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसमें क्या होगा, ये जो तुम्हारा है, ये यहाँ से जो डिस्टेंस होगा z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो ये डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये x रहा होगा, ये ओरिजिन से यहाँ का डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये x रहा होगा यहाँ से, और ये जो डिस्टेंस रहा होगा, ये तुमको क्या रहा होगा, ये y की तरफ जो गया होगा, ये हाइट y रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या रहा होगा, y होगा। तो ये क्या होगा, ये कम्प्लेक्स नंबर जो ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट P कर सकते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पॉइंट P जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर पॉइंट P को ऑरिजिन से मिला दें, ये पॉइंट P को, दैट इज OP जिसको कह सकते हैं, ये O पॉइंट हुआ और इसको P से मिला दें, ये OP जो तुम्हारा हो जाएगा, OP किसको बताएगा, ये OP जो तुम्हारा होगा, OP जो पॉइंट होगा, यहाँ पर मान लेते हैं ये OP पॉइंट हो गया तुम्हारा, ये P पॉइंट है, तो OP जो तुम्हारा हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया OP किसको बताएगा, OP तुमको बता देगा कि OP डिस्टेंस बता रहा है, ये देखो ये जैसे x है, ये y है, तो ये क्या बता रहा है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस में याद होगा तुमको कि रूट मॉडुलस जेड कितना होता है, रूट अंडर एक्स, ये लेंथ तो वही है, ये x है और ये y है, तो ये कितना बता रहा है, ये बता रहा है इट इज मॉडुलस जेड। ये कितना होगा तुमको, ये OP जो डिस्टेंस हो गया, ये मॉडल मतलब ऑरिजिन से इसको जो आर्गेंड प्लेन में जो कि ऑरिजिन से जो कि मतलब पॉइंट को मिला देंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका मॉडुलस कहेंगे, दैट इज OP। और ये अलग अलग क्वाड्रेंट में, ये तो तुमको सामान्य बात है, जिसमें इसमें कौन रियल प्लस हो जाए, इमेजनरी दोनों माइनस होगा, रियल और इमेजनरी, तो थर्ड में चले यहाँ चले जाएंगे, और अगर रियल प्लस है इमेजनरी माइनस है तो यहाँ जाएंगे, ये तो तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े ही हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं कम्प्लेक्स नंबर इज ए पॉइंट इन आर्गेंड प्लेन, इज ए पॉइंट इन आर्गेंड प्लेन। आर्गेंड प्लेन में एक पॉइंट होता है, कम्प्लेक्स नंबर जो है तुमको आर्गेंड प्लेन में एक पॉइंट होता है, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस दो इसमें बट गया, और जिसको अलग अलग हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तुम्हारा होगा। और दूसरा यहाँ पर एक जो मॉडुलस क्या होता है,
in figure P is a point which represent z equals to x plus iy, z equals to x plus iy। तो OP इज इक्वल टू क्या होगा तुमको, मॉडुलस जेड हो गया, OP रिप्रेजेंट कर दिया ऑरिजिन से, ओ ऑरिजिन है तो दैट इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जो ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है पॉइंट का, द डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन, ये ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉडुलस जेड कहते हैं। और यहां पर ये देख लेते हैं, ये जो तुम्हारा ओपी जो लाइन है रियल एक्सिस से जितना एंगल बनाएगा दैट इज कॉल्ड आर्गुमेंट, एक नया क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, जो कि थीटा लिखे हैं। द एंगल, यहां पर मैं लिख देता हूं आर्गुमेंट, पिछले लेक्चर में हम लोग आर्गुमेंट नहीं पढ़े थे, आर्गुमेंट का आर्गुमेंट को कहीं कहीं एम्पलीट्यूड भी मिलता है। द एंगल मेड बाय, the angle made by the line segment joining origin to the point representing a complex number is called आर्गुमेंट। द एंगल जो कि कोई लाइन बनाया विद इज कॉल्ड आर्गुमेंट, ये एंगल विथ किसका लिखा, विथ रियल एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट क्या हुआ कि कोई जैसे यहां पर जैसे कि तुमको पी पॉइंट जो कि इसको रिप्रेजेंट करता है, इसको अगर ओपी लाइन को जो कि जितना एंगल तुमको क्या किया गया होगा, ये बना रहा है पी पॉइंट जितना कि ओपी जो तुमको लाइन है, ये एंगल जो एक्स एक्सिस रियल एक्सिस से जितना बना रहा है, ये एंगल क्या कहलाएगा, आर्गुमेंट। यहां पर है तुमको आर्गुमेंट जेड बराबर क्या होगा तुमको, थीटा। आर्गुमेंट जेड इक्वल्स टू यहां पर हो गया थीटा, ये आर्गुमेंट निकालने का। अब बात रहा कि ये एंगल को कोई निकालेगा कैसे, प्लॉट कैसे करेगा। तो आर्गुमेंट अगर फर्स्ट पॉइंट में तो टेन थीटा बराबर पी बाई बी लगा देगा, वाई बटे एक्स, तो हमारा क्या हो गया, ये निकल जाएगा। अब बात रहा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप निकालिएगा तो ऑटोमेटिक सिंपल ज्योमेट्री की बात है, जितना एंगल आप निकालेंगे इधर से 180 में माइनस कर देंगे तो आपका एंगल निकलेगा। जैसे कि अगर आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई जेड बना है कोई, तो देखिए आपका कैसा डायग्राम होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में बना होगा तो डायग्राम कुछ इस तरह से होगा। तो यहां पर जैसे कि ये तुमको माइनस है या प्लस है, इससे तब मतलब नहीं है, ये जो मतलब ये तुम्हारा जो है कुछ भी डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस पता होगा तो आपको ये एंगल पता चल जाएगा और ये एंगल पता चल जाएगा अल्फा। तो आपका आर्गुमेंट तो ये नहीं कहलाएगा ना, ये तो निगेटिव एक्सिस से रियल एक्सिस से आपने दे दिया, तो उसको तो आंसर तो कभी भी किधर चाहिए होगा, आंसर तो कभी भी किधर से निकालना होगा हमको, ये पॉजिटिव एक्सिस से, तो कितना हो जाएगा ये, तो थीटा इधर से जो निकालेंगे, थीटा इक्वल क्या होगा, पाई माइनस अल्फा। इस ट्रायंगल से हम लोग क्या निकाल लेंगे पहले, इसमें हो गया तुमको अल्फा इज इक्वल टू थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस, यहां अल्फा निकाल लेंगे। अब इसी ढंग से देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में आइएगा तो क्या कीजिएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम यहां रहेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या निकलेगा, ये एंगल अल्फा होगा, ये एंगल तो हम निकाल सकते हैं इसमें एंगल को, और ये अब क्या करना पड़ेगा, थीटा निकल के इसको पाई में 180 में जोड़िएगा, पाई प्लस, तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू जो आर्गुमेंट हमारा होगा थीटा इक्वल टू पाई प्लस अल्फा। पहले ये अल्फा निकाल लीजिए पी बाई बी करके, और उसमें जब पी बाई बी करते तो ये माइनस नहीं लिखना होगा, ध्यान रहे, ये डिस्टेंस जितना है उतना ही लिखना है, नॉट इंक्लूड माइनस। जैसे क्वेश्चन में तो आपका माइनस हो तभी तो नीचे आए, लेकिन ये अल्फा जब निकाल रहे हैं तो ये तुमको डिस्टेंस जितना है माइनस रूट 3, इसको रूट 3 लिखेंगे, और ये जितना रहेगा ये भी माइनस रहेगा, लेकिन इसको भी प्लस लिखेंगे, क्योंकि अल्फा तो डिस्टेंस पर निर्भर करेगा, और इसमें क्या कर देंगे 180 में इसको प्लस कर देंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या करेंगे हम लोग, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या करोगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आसानी से समझ सकते हो, जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल निकल जाएगा, सिंपल ज्योमेट्री या ट्रिकोनोमेट्री की मदद से बिल्कुल निकाल सकते। ये अल्फा अगर रहेगा तो ये अल्फा अगर तुम्हारा ये निकला तो इसको क्या कर दोगे, ये अल्फा रहेगा तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ये 2 पाई में अल्फा घट जाएगा, इसको 2 पाई माइनस अल्फा, 2 पाई माइनस अल्फा कर सकते हो। तो ये अलग अलग एंगल से के आधार पर क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। या दूसरा तरीका ये होता है कि अगर इन दोनों को प्लस में ले लो, इन दोनों को माइनस में लेते, तो अगर माइनस में लेने का भी एक तरीका, तो इसको माइनस अल्फा ले लेगा और इसको तुमको क्या ले लेगा, अल्फा मतलब अल्फा माइनस पाई, उसमें माइनस लगा देगा, तो दो को प्लस में भी, दोनों तरह से आर्गुमेंट लिए जाते हैं।
आर्गुमेंट में ये जैसे कि अभी जो बताया गया 0 से 360 के बीच में लेने का भी तरीका हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेंगे तो क्या होगा, तुमको जो अल्फा या थीटा क्या हो गया, बात बराबर हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या कर देगा, जो अल्फा निकाले उसको क्या करोगे। ये बहुत आसान है, इसमें कोई ऐसा समस्या नहीं है, कोई नहीं समझ में आए। बात है कि इसको देखो फिर से, जैसे एक आध क्वेश्चन को मैं बना के भी दिखा देता हूं, तुमको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से ऐसे रिपीट कर दे रहे हैं इसको कि एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा जो किसी कंप्लेक्स नंबर का, वह क्या कहलाएगा, वह उसका रियल एक्सिस से जो एंगल बनाएगा, जो कि जो लाइन जो ज्वाइन किया है, जैसे ओपी लाइन यहां था, वह उसका आर्गुमेंट कहलाएगा। तो कुछ क्वेश्चन का मैं आर्गुमेंट बना के दिखाता हूं, उससे समझने में तुमको मदद मिलेगी, और उसके आधार पर और बाकी जो बात कहना चाह रहे थे कुछ एग्जांपल से तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और इस आर्गुमेंट के बाद देखेंगे पोलर रिप्रेजेंटेशन ही बता देंगे। तो जैसे कि मैं अपने मन से ही एक आध क्वेश्चन दे देता हूं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बता दूंगा। तो जैसे कि एक जो अभी बात करें तो उसको और क्लियर करने के लिए मैं एक आध क्वेश्चन देता हूं, जिससे कि तुमको किस क्वाड्रेंट में तुमको क्वेश्चन पता चल जाएगा। एक क्वेश्चन जैसे लिखते हैं, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ -1 + √3i, अगर इसका है निकालना। तो देखो जैसे कि ये तुमको एक कंप्लेक्स नंबर हो गया, तो इसको पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। देखो -1 किधर जाएगा, -1 यहां आएगा, और √3 है तो ये यहां आ जाएगा, तो ये पॉइंट करीब करीब यहां हो जाएगा, शायद ये लगभग कह सकते यहां पर होगा। तो इसको यहां से मिला दीजिए आप, ये P पॉइंट हो गया। ये P जो पॉइंट, अगर इसका नाम P बराबर क्या हो गया, -1 + √3i, और ये तुमको कहां होगा, कौन कौन हाइट पता चल गया होगा। ये डिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा कितना होगा, ये 1 होगा, और ये होगा √3 होगा, ये 1 होगा और √3 होगा। ये माइनस इसलिए होगा क्योंकि अपोजिट साइड चलेगा। ये रियल एक्सिस इधर है, और इधर कौन है तुम्हारा, इमेजिनरी एक्सिस है तुम्हारा, इमेजिनरी एक्सिस। तो काफी आसान है इसका आर्गुमेंट निकालना। ये एंगल कितना होगा तुम्हारा, ये एंगल अगर हम लोग निकाल लेंगे, इसे tan अल्फा निकल जाएगा, tan अल्फा की मदद से निकालते हैं। tan अल्फा बराबर क्या हो गया तुम्हारा, tan अल्फा इक्वल्स टू √3/1, तो अल्फा इक्वल्स टू π/3, अल्फा इक्वल्स टू π/3। लेकिन ये आर्गुमेंट मेरा नहीं है, तो आर्गुमेंट इसका क्या होगा, आर्गुमेंट तो यहां से थीटा जो हम लोग लेंगे इधर से लेना होगा हमको। ये आर्गुमेंट जो तुम्हारा होगा -1 + √3i का, दैट इक्वल टू क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल्स टू π-α, यहां लिख देंगे π-α, तो π-π/3, दैट्स इक्वल्स टू 2π/3। बिल्कुल आसानी से दिख रहा है। यहां से यहां तक का सम था 180 डिग्री, पाई का था, तो उसको क्या कर दिया गया, माइनस कर दिया गया। इसको माइनस कर देंगे, पूरा यहां से यहां तक 180 है, तो इसको माइनस करेंगे क्या निकल जाएगा, ये एंगल निकल गया उधर से थीटा। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं, आर्गुमेंट को निकाल सकते हैं। और मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस निकालेंगे, तो पहले ही सीख चुके हो। मॉडुलस जेड क्या हो जाता है, अगर मॉडुलस जेड निकालना होता है -1 का स्क्वायर जो √3 का है स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू 1 + 3, दैट्स इक्वल्स टू 2। तो मॉडुलस तुम्हारा 2 हो गया। तो इस ढंग से क्या करना, मॉडुलस तो निकालने आता ही है तुम्हें, आर्गुमेंट निकालने क्या करना है, इसको प्लॉट करना है। और जहां तक रहा तुमको आर्गुमेंट का बात, तो और पोलर फॉर्म में कहते हैं। अब इसको देख लेते हैं पोलर फॉर्म, उसका एग्जांपल देख लेते हैं। तुम्हें ये एग्जांपल से समझ में आ गया क्या बोलना चाहते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो या 0 से 360 के बीच में काम कर सकते हो, या थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट इधर से निगेटिव भी लेके काम कर सकते हो। जैसे 0 से पाई तक इधर चले गए, और एक हो गया तुमको इसमें तुमको थर्ड क्वाड्रेंट में, या तो तुमको 0 से 360 इधर से लेते चले जाओ डायरेक्ट, या तो तुमको इधर आधा पॉजिटिव इधर क्या आधा निगेटिव। कुछ अलग अलग बुक अलग अलग को फॉलो करते हैं। तो एनसीईआरटी बुक में देख लेते हैं कौन सा पैटर्न है, उसके आधार पर कर लोगे। तो चलो देखते हैं। अब एक पहले पोलर फॉर्म में आते हैं। पोलर फॉर्म में तुमको क्या है, तो पोलर फॉर्म का मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर को, जैसे ये जो z = x + iy जो लिखा हुआ है, जो फॉर्म हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग कार्टिजन फॉर्म कहते हैं। और हम लोग इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर को मॉडुलस और आर्गुमेंट के हेल्प से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे हम लोग कहेंगे पोलर फॉर्म में लिखना। जैसे कि तुमको पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब ये हो गया, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो लिख लेते हैं इसको। पोलर फॉर्म लिखने का मतलब ये हो गया कि तुमको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको क्या करेंगे हम लोग, पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर।
पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पोलर फॉर्म में जैसे कि तुमको एक कार्टेशियन फॉर्म में z इक्वल्स टू है x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई। इसको हमको लिखना है, एक्स वाई को हटा के इसमें तुमको मॉडुलस का प्रयोग कर सकते हैं आप, और आर्गुमेंट z का प्रयोग करके इसको पोलर फॉर्म में लिख दीजिए। जैसे इसको क्या कर देते हैं, अगर z को हम लोग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई और साथ साथ डिवाइड भी कर देते हैं। अगर मल्टीप्लाई हमने किसी चीज़ से किया है तो इसको डिवाइड भी कर देते हैं, तो ये ऐसा हम लिख सकते हैं। मैथमेटिकली इसमें लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या वैल्यू हो गया? अब ये चीज़ क्या है, ये तो मॉडुलस z हो गया। ये क्या हो गया होगा, अगर फिगर से माइंड में नहीं आया तो फिगर बना के देखते हैं क्या आ गया। यहां पर मान लेते हैं कि ये तुम्हारा क्या हो गया, ये x है, ये y है तुम्हारा, और ये है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मॉडुलस z है और ये थीटा है, ये z है। तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर एक किसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, z को रिप्रेजेंट करता है। ये p पॉइंट तुम्हारा होगा, तो ये x इक्वल्स टू ये मॉडुलस z है ये तुम्हारा ये, और थीटा क्या है, ये थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट z है। तो इस ट्रायंगल में देख लेते हैं, यहाँ पर जो दो क्वांटिटी पड़ा हुआ है x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या नजर आ रहा है, कॉस थीटा नजर आ रहा है। ये कॉस p बाय b बाय h नजर आ रहा है, तो b बाय h का मतलब कॉस थीटा हो गया, और y बटे उतना क्या हो गया, साइन थीटा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब हो गया कि इसको कॉस थीटा लिख सकते हैं, इसको साइन थीटा, इसको मॉडुलस z। तो हमारा जो फॉर्म आ गया, तो ये मॉडुलस z हो गया इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर थीटा इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z। आर्गुमेंट को कहीं कहीं एम्पलीट्यूड भी लिखता है, आर्गुमेंट का कहीं कहीं पर एम्पलीट्यूड AMP भी लिखता है शॉर्ट में। एम्पलीट्यूड भी अगर लिखोगे तो वो आर्गुमेंट का ही शॉर्ट फॉर्म होगा। तो ये तुम्हारा हो गया आर्गुमेंट z हो गया। तो ये समझ में आ गया होगा कि तुमको पोलर फॉर्म लिखना है तो क्या करना है आपको, आप आर्गुमेंट पता कर लीजिए, मॉडुलस पता कर लीजिए और उसको इस फॉर्म में लिख दीजिए। तो z इक्वल्स टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का, ये इसको कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखा हुआ, ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, z इक्वल टू 3 + 4i, और उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप, मतलब कि z इक्वल टू कुछ जैसे 3 + 4i है। तो उसको क्या देखना, जैसे कि अभी हम लोग लिख रहे थे, हमारा जैसे एक अभी जो क्वेश्चन बताए थे z इक्वल टू -1 + √3i था, इसको कहेगा कोई पोलर फॉर्म में लिखिए। तो पहले मॉडुलस z तो हम निकाले ही थे, रूट अंडर मतलब 2 आया था, और थीटा भी इसका निकाले थे, दैट इज इक्वल टू 2π/3 आया था। जिसको अब देखो पोलर फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, तो पोलर फॉर्म में लिखना है, पोलर फॉर्म इज इक्वल टू, यहाँ पे मॉडुलस z लिख दिए, दैट इज 2 लिख दिए, और क्या होगा तुमको cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3। ये क्या होगा तुमको, मतलब कैसे कैसे लिख दिया, समझ में आ गया होगा कि मॉडुलस z, यही फार्मूला मॉडुलस z इनटू cos थीटा का जगह पे क्या होगा, आर्गुमेंट निकला था अभी जो पीछे बोर्ड में बताए थे इस क्वेश्चन को, तो उसका आर्गुमेंट आया था 2π/3, तो उसको क्या कर दिया, पोलर फॉर्म लिखने में क्या कर दिया, मॉडुलस z का वैल्यू 2, और क्या होगा cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, इसका क्या होगा तुमको, इसका पोलर फॉर्म इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो मतलब पोलर फॉर्म लिखने के लिए यहाँ पे जो तरीका बताया कि इसको क्या करना है, ये जैसे कि एक फॉर्मूला आ गया तुम्हारा, तो आर्गुमेंट और मॉडुलस के आधार पर क्या कर सकते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया तुमको, मॉडुलस z 2 है, और कॉस का वैल्यू कितना आ गया, आर्गुमेंट कितना है तुमको, आर्गुमेंट 2π/3, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन 2π/3 किसके इक्विवेलेंट हो गया ये, दैट इज इक्वल टू -1 + √3i। कुछ लोग क्या करने लगते हैं, इसको क्या करेगा, इसको फिर से मैंने इसका वैल्यू देने लगेगा, कॉस का वैल्यू देगा, साइन का वैल्यू देगा, तो कट के तो फिर से तुमको यही आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, यही पोलर फॉर्म हो गया। इसका ऐसा नहीं कि cos π/3 का वैल्यू देने लगा वो तुम्हारा, फिर sin π/3 का वैल्यू देगा, तो वो कट के तो फिर से क्या आ जाएगा तुमको, जो क्वेश्चन है वही आ जाएगा। तो उसको ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि वो अपने खुद क्या बता देगा, वो पोलर फॉर्म हो गया। ये तुम्हारा पोलर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब तुमको इसमें देख लेते हैं हम लोग, इसका कुछ एनसीईआरटी का एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं, 2 एग्जाम्पल शायद दिया हुआ है तुम्हारी किताब में, तो उसको पहले देख लेते हैं, और उसके बाद जो है तुमको कुछ देखते हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ वगैरह की चर्चा करते हैं, इसका क्या होता है प्रॉपर्टी। और आसान ही चैप्टर है, जो एनसीईआरटी बुक में तुमको 5.2 जो एक्सरसाइज है इसके आधार पर बना सकते हो, तो 5.2 एक्सरसाइज आसानी से बन जाएगा, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो एनसीईआरटी बुक में काफ़ी आसान ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन दूसरे बुक्स वगैरह में जो कि
जेईई वगैरह के लिए जो प्रिपेयर करेगा उसमें तो काफ़ी चीज़ और भी एक्स्ट्रा चीज़ की जानकारी की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए अलग से क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो अभी है तुमको एग्जाम्पल कितना नंबर है? 7 एग्जाम्पल देखते हैं एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7 है तुम्हारा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 7 में क्या निकालना है? 1 प्लस रूट अंडर 3i। ये तो फर्स्ट पॉइंट में ही जाएगा, ये तो दोनों क्या है तुम्हारा। तो और आसान है, रिप्रेजेंट कर दो, आसानी से रिप्रेजेंट हो जाएगा। इधर 1 हो गया और इधर क्या है √3 है, तो ये तुमको यहाँ रिप्रेजेंट हो गया ये, तो 1 प्लस √3i। 1 और क्या हो गया ये 1 हो गया और ये √3 हो गया, और ये p पॉइंट यहाँ रिप्रेजेंट हो गया, और इसका मॉडुलस निकाल दी, ये z हो गया, z p हो गया 1 प्लस √3i यहाँ रिप्रेजेंट हो गया। और इसका एंगल निकाल दीजिए, ये थीटा निकाल देते हैं, और मॉडुलस भी निकाल दो यहाँ पर। मॉडुलस z बराबर क्या होगा, ये तुम्हारा इसका जो है मॉडुलस z बराबर √1 स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर, दैट्स इक्वल्स टू 2। और टेन थीटा कितना हो गया तुमको, √3/1, तो थीटा इक्वल्स टू π/3। ये तुमको π/3 हो गया, ये थीटा का वैल्यू हो गया π/3, ये तुम्हारा हो गया थीटा इक्वल्स टू π/3। तो ये π/3 का एंगल बन गया। और ये जो डिस्टेंस हो गया यहाँ से यहाँ तक OP जिसको कह सकते हैं, ये कितना के बराबर हो गया, ये 2 के बराबर हो गया। ये डिस्टेंस कितना के बराबर हुआ, ये डिस्टेंस हो गया, तो तुमको 2 हो गया। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, रिप्रेजेंट हो गया तुम्हारा ये। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाँ अच्छा रुको एक मिनट लिखते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8 है ये। 8 में कन्वर्ट द कम्प्लेक्स नंबर -16/√3i इनटू पोलर फॉर्म। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको x और y को अलग अलग सेपरेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसको कंजुगेट से गुना करना पड़ेगा। -16/1 प्लस √3i है, तो इसको तो पहले हमको क्या करना पड़ जाएगा, पहले तो 1 माइनस √3i कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे, इसको उस फॉर्म में लाएंगे, और उसके बाद क्या होगा, तभी कंजुगेट निकलेगा, और कभी क्या निकलेगा, उसका आर्गुमेंट भी निकलेगा, और तभी उसको फिर रिप्रेजेंट भी कर पाएंगे। तो जैसे कि लिख देते हैं z इक्वल्स टू, लिखते हैं -16/1 प्लस √3i है, 1 प्लस √3i, तो इनटू क्या कर दिया 1 माइनस √3i से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए, -16 और 1 माइनस √3i बाय क्या आ जाएगा, ये 1 स्क्वायर माइनस √3i का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस क्या हो गया, ये √3 का मतलब 3, तो 1 प्लस 3 कितना जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा कैलकुलेशन करके 4 हो जाएगा। और यहाँ पर -16 से 4 कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये -4, और कितना हो गया 1 प्लस √3i, तो ये तो हो गया -4 √3i। यही हुआ तुम्हारा। ये किस में चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, सॉरी क्या कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट चला गया। तो आर्गुमेंट तो तुम उस समय जो बता रहा था तो गलत बता रहा था, तुम कितना आर्गुमेंट बता रहा था, आंसर आर्गुमेंट ठीक से देखो, आंसर कितना आता है इसका आर्गुमेंट, अभी तो आया है ना -2π/3 है क्या, माइनस तो अरे 1, अच्छा 1 मिनट गुना कर, यहाँ पर गलत किया हुआ ना, ये प्लस होगा, हाँ प्लस यहाँ हो जाएगा, यही ना, यहाँ ये ठीक है, यहाँ पर भी माइनस होगा ना, अच्छा ठीक है, हाँ इसीलिए मिस्टेक आ गया। हाँ तो अब ठीक है, अब तुम्हारा हो जाएगा, हाँ सेकंड पॉइंट में आ गया। तो अब सेकंड पॉइंट में आ गया, तो जैसे अभी बताए थे तो कोई अब दिक्कत है नहीं, वो तो समझ में आ गया होगा। तो ये क्या होगा तुमको, ये -4 हो गया, और क्या होगा तो ऊपर चला जाएगा, तो ये कहाँ चला जाएगा, ये -4, ये 4 हो गया, और ये क्या होगा 4 √3 हो गया। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे हम लोग, अल्फा निकाल लेंगे पहले। अल्फा कितना हो गया तुम्हारा, अल्फा 10 अल्फा बराबर क्या हो गया तुमको 4 √3/4, और दैट अल्फा बराबर कितना हो गया π/3। तो आर्गुमेंट क्या होगा तुमको, आर्गुमेंट थीटा बराबर क्या हो गया π - π/3, दैट्स इक्वल्स टू 2π/3 हो गया।
और मॉडुलस जेड, जहां तक मॉडुलस जेड निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा तुमको, मॉडुलस जेड बराबर क्या जाएगा, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। ये कितना हो गया तुमको, 4 का स्क्वायर मतलब 16 अब प्लस ये हो गया 48 दैट इज रूट 64 दैट इज इक्वल टू 8। तो इसका मॉडुलस जेड तो क्या हो गया, 8 हो गया। और ये तुम्हारा आर्गुमेंट कितना निकल गया तुमको, 2π/3 निकल गया। और पोलर फॉर्म में लिखना है इसको, तब लिख दीजिए। तो पोलर फॉर्म क्या होगा तुम्हारा, इसका पोलर फॉर्म लिखना चाहेंगे तो क्या होता है, पहले पोलर फॉर्म इज इक्वल टू 8 और कितना होगा तुमको cos 2π/3 अब प्लस i sin 2π/3, ये नहीं हो गया तुम्हारा। ये पोलर फॉर्म लिखना था यही। तो मॉडुलस जेड 8 हो गया और इसको पोलर फॉर्म में क्या कर दिया गया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया। तो काफ़ी आसानी से तुम्हारा चैप्टर में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सब तुम्हारा इसी के आधार दिया हुआ है। तो इसके बाद तुमको जो आगे का लेक्चर है उसमें देखेंगे 5.3, इसमें से तुम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है तुमको 5.2 उसको तुम क्या कर सकते हो, इस लेक्चर के बाद तुम बना सकते हो। इस लेक्चर को समाप्त करना।